हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रजरप्पा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पिता शिबू सोरेन की अस्थियों का किया विसर्जन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को अपने परिवार के साथ रजरप्पा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों का विसर्जन किया। जानकारी के अनुसार दामोदर नदी में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अस्थियां विसर्जन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। गौरतलब है कि दिवंगत शिबू सोरेन के संस्कार भोज का आयोजन शनिवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में किया गया था, जहां लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। संस्कार भोज के समापन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को नेमरा से रजरप्पा के लिए रवाना हुए। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। रांची सहित कई जिलों में 22 अगस्त तक रोजाना बारिश, इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी। रांची सहित राज्य के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र में लो प्रेशर बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि 18 से 22 अगस्त तक रोजाना बारिश हो सकती है। इस दौरान रांची सहित कई जिलों में 2 से 3 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, लेकिन 19 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत कोल्हन और पलामू क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, लातेहार, चतरा, गढ़वा सहित अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी आशंका है। इसके बाद 21 और 22 अगस्त को भी राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून कमजोर रहा। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। एनटीपीसी विवाद मामला, मारपीट के आरोप में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के 5 बाउंसरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंत्री योगेंद्र साव और उनके 5 बाउंसरों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने चट्टी बरियातू माइंस को बंद कराया और वहां मौजूद माइंस का संचालन करने वालों व वाहन चालकों के साथ मारपीट की है। बता दें कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस में बीते कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा और इसका मुख्य कारण योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी का चिमनी भट्ठा की 4 दीवारी को एनटीपीसी के द्वारा तोड़ा जाना बताया रहा। इसी क्रम में बीते शनिवार को योगेंद्र साव के साथ रहने वाले 5 बाउंसरों ने लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसे लेकर लोगों ने बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बड़कागांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बाउंसरों को रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस योगेंद्र साव की तलाश में जुटी है। इससे पहले भी पुलिस के द्वारा योगेंद्र साव के 8 समर्थक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले ने पकड़ा तूल, अर्जुन मुंडा ने कहा सूर्या प्रशासन का हुआ शिकार। गोड्डा के ललमटिया में सूर्या हांसदा के इनकाउंटर का मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही जांच की मांग की है। जामताड़ा में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा प्रशासन का शिकार हुआ है, ये इनकाउंटर फर्जी है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले ने झारखंड की राजनीति में काफ़ी तूल पकड़ लिया है। इनकाउंटर फर्जी है या सही, अब तक यह जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक दल के नेता अब इस इनकाउंटर मामले को फर्जी करार दे जांच कराने में लगे हैं और परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में जामताड़ा पहुंचे भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने इस इनकाउंटर को एक तरह से फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा एक संघर्षशील और दबे कुचले सुदूर आदिवासी की आवाज़ थे। इनकाउंटर कहकर एक तरह से वो प्रशासन का शिकार हुए हैं। इस तरह की घटना को अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अर्जुन मुंडा ने इस घटना को लेकर कहा कि पूरे राज्य के आदिवासी राज्य के निर्माण के लिए जो सपने थे उस पर इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा के परिवार के साथ भाजपा खड़ी है। पार्टी परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक प्रयास करेगी।
पलामू में बिच्छू काटने के बाद डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत, पैसे के लिए परिजनों को 3 घंटे तक रोका। पलामू जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिले के हुसैनाबाद में बिच्छू के डंक मारने के बाद ग्रामीण डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे का नाम सचिन कुमार बताया जा रहा है। वहीं डॉक्टर पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने बच्चे के परिजनों को 3 घंटे तक क्लिनिक में बंधक बनाकर रखा। मिली जानकारी के अनुसार बिच्छू के डंक मारने के बाद सचिन दर्द से परेशान होने लगा, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में जपला हैदरनगर रोड स्थित खुशबू क्लिनिक डॉक्टर पंकज कुमार के पास पहुंचे। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने सचिन की स्थिति देखने के बाद उसे 3 इंजेक्शन लगाए, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे को और तेज बुखार आ गया। काफ़ी देर तक उसका बुखार नहीं उतरा और फिर शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। जब काफ़ी देर तक बच्चे ने कोई हलचल नहीं की तो परिजन ने डॉक्टर से बच्चे को बाहर लाने को कहा, लेकिन डॉक्टर दबंगई दिखाते हुए पैसा की मांग करने लगा। परिजन ने आगे बताया कि इसके बाद डॉक्टर धमकी देने लगा और कहने लगा कि पैसा नहीं दिया तो बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर ने परिजनों को भी 3 घंटे तक क्लिनिक के अंदर बंधक बनाकर रखा। अंत में जब एक व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन डॉक्टर को पैसे भेजे गए तब जाकर डॉक्टर ने सभी को छोड़ा, जिसके बाद परिजन क्लिनिक से निकलते ही बेहतर इलाज के लिए उससे मेदिनीनगर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उससे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर परिजन ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने बच्चे का गलत इलाज किया और साथ ही 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जिससे बच्चे की सही समय पर बेहतर इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। गुमला में मवेशी तस्करी का भांडाफोड़, कार्रवाई में 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो और 3 मवेशी जब्त। गुमला जिले में मवेशी तस्कर का एक और मामला सामने आया है। डुमरी थाना क्षेत्र के खेतली पंचायत अंतर्गत राता सिल्ली गांव में रविवार को ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मवेशी तस्करों के मंसूबे पर पानी फिर गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेरो के जरिए अवैध रूप से मवेशी ले जाया जा रहा। सूचना के आधार पर ग्रामीण ने जोरागी और डूमरडार इलाके में वाहन को रोकने का प्रयास किया, हालांकि चालक वाहन सहित वहां से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीण और पुलिस दल ने उसका पीछा करते हुए राता सिल्ली गांव में बोलेरो को पकड़ लिया। जांच के दौरान वाहन से 3 मवेशी बरामद किए गए, जिन्हें ठूंस ठांस कर वाहन में भरा गया था। इस दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से बोलेरो वाहन और मवेशी को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों की सक्रियता से इस पूरी कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। पंचायत मुखिया जवाहर कंवर, स्थानीय कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के सदस्यों ने प्रशासन को मौके पर सहयोग दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इलाके में मवेशी तस्कर की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है। डुमरी थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि मवेशियों को कहां ले जाया जा रहा था और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर युवक से 15,42,000 रुपये की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस के द्वारा साइबर ठगी को लेकर तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग कोई न कोई लालच में फंसकर साइबर ठगों के हाथों में अपनी गड़ी कमाई गंवा दे रहे हैं। रांची में 2 दिनों के भीतर 2 लोगों से अलग अलग तरीकों से लाखों की ठगी कर ली गई है। रांची के होटवार इलाके के रहने वाले अजय गाड़ी को साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर 15,42,000 रुपये ठगी कर ली। इस संबंध में अजय ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अजय गाड़ी की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर एक व्यक्ति ने उन्हें टेलीग्राम ऐप से जोड़ा और 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच उन्हें कई टास्क दिए गए थे। साथ ही छोटा मोटा मुनाफा भी दिया गया। इसी बीच बड़ा लाभ देने का झांसा देकर उनसे बड़ी रकम की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने 15 लाख के करीब रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही उन्होंने पैसे दिए, पैसे लेने वाले व्यक्ति ने अपनी फ़ोन बंद कर दिया। उन्हें ना तो मुनाफा दिया गया और ना ही राशि लौटाई गई। इसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ राजभवन के समीप रहने वाले सरोज कुमार ने साइबर अपराधियों ने रिफंड का झांसा देकर उनके खाते से 95,000 रुपये की ठगी कर ली। इस संबंध में सरोज कुमार ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सरोज ने पुलिस को बताया कि ऐप के जरिए एक ट्रिप को वह कैंसिल कराया था, लेकिन राशि नहीं वापस हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उसने
ने रिफंड का झांसा देकर उनके खाते की जानकारी ली। कुछ देर बाद उनके खाते से 2 बार में 95,000 रुपये की राशि अवैध निकासी कर ली गई। इसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। इधर मामला दर्ज होने के बाद साइबर थाने की टीम दोनों की मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दोनों पीड़ित के द्वारा ठगी के संबंध में जो जानकारियां और कागजात उपलब्ध कराए गए हैं उसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर हुई छापेमारी, बालू लदे ट्रैक्टर और 60 किलो गांजा सहित 2 धाराएं। सिमडेगा जिले में डीसी के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ी छापेमारी हुई है, जिसमें 60 किलो गांजा बरामद किया गया। बताया जा रहा कि जिले के डीसी कंचन सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कोयलेबीरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है, जिसके बाद डीसी के सख्त निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात रंजन ज्ञानी ने छापेमारी अभियान चलाया। यह अभियान मूल रूप से अवैध खनन के विरुद्ध चलाया गया था, लेकिन अचानक छापेमारी के दौरान गांजा लदी एक गाड़ी पकड़ ली गई। इस दौरान गाड़ी से 60 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया और मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही छापेमारी के दौरान बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। डीसी ने साफ निर्देश दिया कि जिले में नशे का कारोबार और अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सेफ अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, भारत की टीम में गुमला की 500 में झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन। भूटान में होने वाली सेफ अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड से 7 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें गुमला जिले की 5, रांची और हजारीबाग से एक खिलाड़ी शामिल है। गुमला आवासीय सेंटर से चयनित खिलाड़ियों में सूरजमुनि कुमारी, एलिजाबेथ लकड़ा, अनीता डुंगडुंग, विनीता होरो और बीना कुमारी है। हजारीबाग आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र से अनुष्का कुमारी और स्टार वॉरियर रांची से दिव्यानी लिंडा का चयन हुआ है। 20 से 31 अगस्त तक भूटान में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सभी खिलाड़ी वर्तमान में बेंगलुरु में हैं। 24 अगस्त को नगड़ी में हल जोतेंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 24 अगस्त को राजधानी रांची के नगड़ी में हल जोतेंगे। नगड़ी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को नगड़ी के किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम को 24 अगस्त 2025 को प्रस्तावित हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नगड़ी के रैयतों ने सरकार पर उनकी जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से किसान अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने क्षेत्र के आदिवासी किसानों के आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का वादा किया। चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा नगरी के किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो जमीन पर खेती करने से रोकने का आदेश किसने दिया। चंपई सोरेन ने कहा, हमारा विरोध अस्पताल बनाने से नहीं है। अगर किसी को अस्पताल बनाना है तो उसके लिए सरकार के पास लैंड बैंक है, कई जगह बंजर जमीन उपलब्ध है। एचईसी की तरफ से सैकड़ों एकड़ जमीन है, फिर आप आदिवासियों की खेतीहार जमीन क्यों छीनना चाहते हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड के लिए आंदोलन के दौरान हमारा लक्ष्य प्रदेश के आदिवासियों मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। विडंबना देखिए, आज हमने अपने राज्य में अपनी ही जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा। चंपई सोरेन ने दावा किया कि 24 अगस्त को लाखों लोगों के साथ नगरी के किसान अपनी जमीन पर हल चलाएंगे, कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। रांची में रोजगार मेला, 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री तक 850 पदों पर नियुक्ति। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने रोजगार तलाश रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल इस विभाग के द्वारा 20 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा। इस मेले का आयोजन सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर पारदर्शक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में किया जाएगा। विभाग की मिली सूचना के आधार पर रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही है और इस दौरान करीब 850 पद खाली पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं चयन किए जाने वाले अभ्यर्थी को 8,000 से 30,000 रुपये मासिक वेतन भी दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने नज़दीकी नियोजनालय में या ऑनलाइन
झारनियोजन.झारखंड.gov.in और www.ncs.gov.in के पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों, एक सेट छाया प्रति, बायोडाटा की 2 प्रतियां सहित 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया कि पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को पुनः निबंधन की आवश्यकता नहीं होगा। अवैध अफीम के खिलाफ फ्री कल्टीवेशन अभियान 22 सितंबर तक चलेगा ऑपरेशन। अफीम माफिया अगले कुछ दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम के बीज को फैलाने की जुगत में लग जाएंगे ताकि एक बार फिर से अफीम की फसल उगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अफीम माफिया पर नकल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने फ्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च करने जा रही है। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में फ्री कल्टीवेशन अभियान को शुरू किया जा रहा है। सीआईडी मुख्यालय के द्वारा झारखंड के 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 22 सितंबर 2025 तक फ्री कल्टीवेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सीआईडी की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह बताया गया कि अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से की जाएगी। इसके तहत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व से की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था, वैसे तमाम जगहों पर सत्यापन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है। सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्ट। केंद्रीय मंत्री ने किया डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन। कोडरमा सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चों को डिजिटली स्मार्ट बनाने के लिए सभी क्लासरूम में स्मार्ट पैनल लगाया गया है, जिसका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पहल पर सीसीएल के CSR फंड से राज्य के इस एकमात्र सैनिक स्कूल में डिजिटल स्मार्ट पैनल लगाया गया है। तकरीबन 70 लाख रुपए की लागत से 26 क्लासरूम में स्मार्ट पैनल लगाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है। स्कूल में छात्राएं भी पढ़ाई कर रही। सैनिक स्कूल तिलैया में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्रों का चयन एनडीए के लिए होता है। इसके अलावा अब तक इस स्कूल के सैकड़ों छात्र देश रक्षा के साथ अन्य सेवाओं के उच्च पदों पर तैनात हैं। सैनिक स्कूल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सैनिक स्कूल के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य कर्नल R मोहन राव ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्कूल में डिजिटल सुविधा बहाल होने के बाद सैनिक स्कूल के बच्चे न सिर्फ डिजिटली स्मार्ट बनेंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलेगी। रांची में युवक को सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती पड़ी महंगी, ठगे 1,45,00,000 रुपए। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पुंदाग रोड निवासी संदीप पाटिल को सोशल मीडिया के माध्यम से हुई एक दोस्ती भारी पड़ गई। जमशेदपुर की रहने वाली सपना सोना नामक महिला ने संदीप से करीब 1,45,00,000 रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर अरगोड़ा थाने में सपना सोना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में संदीप की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए सपना से हुई थी। धीरे धीरे महिला ने संदीप और उसके परिवार से नज़दीकियां बढ़ा ली। पीड़ित के अनुसार महिला ने अपने भावनात्मक संबंध बनाकर भरोसे में लिया, फिर धोखे और भैया दोहन के माध्यम से बड़ी रकम और संपत्ति झड़प ली। आरोप है कि सपना ने पहले बीमार मां के इलाज और भाई की पढ़ाई के नाम पर संदीप से पैसे लेना शुरू किया। इसके बाद निजी संबंधों को लेकर परिवार में बदनामी फैलाने की धमकी देकर उससे विभिन्न मदों में लाखों रुपए वसूले। संदीप के खाते से महिला ने लग्जरी गाड़ियों, जेवरात की खरीदारी तथा भ्रमण आदि के लगभग 75 लाख रुपए खर्च करवा दिए। इतना ही नहीं, सपना ने उसकी 2 महंगी XUV गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब संदीप को महिला की गतिविधियों पर संदेह हुआ और उसने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि वह पहले से ही जगजीत सिंह नामक व्यक्ति से संबंध में है और उसे भी शादी का झांसा दे चुकी है। पीड़ित के अनुसार 3 वर्षों के भीतर सपना ने उसके साथ न केवल आर्थिक ठगी की बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला, घर नहीं पहुंचा एम्बुलेंस। चतरा में खाट ही बना सहारा, 3 किलोमीटर तक परिजन ने कंधे पर ढोया। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के सिक्की दाग पंचायत का
बूटकुइया गांव बरसात में पूरी तरह टापू बन जाता है। यह सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए जहद करनी पड़ती है। इसी कारण अरविंद गंझू की पत्नी भिखी देवी को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक भिखी देवी को दर्द शुरू होने पर परिजन ने ममता वाहन को बुलाया, लेकिन गांव तक सड़क और पुल नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच सकी। मजबूर होकर परिवार वालों ने महिला को खाट पर लिटाकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। नदी पार करने से लेकर कच्चे रास्ते का सफर करना बेहद कठिन था। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद ही उन्हें एम्बुलेंस मिल सकी। एम्बुलेंस से पहले भिखी देवी को कुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां से उन्हें चतरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अंततः परिजन ने उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की देखरेख में सुरक्षित प्रसव हुआ। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आदिवासी फिल्मों का नया अध्याय, अब पर्दे पर उभरेंगे संघर्ष और संस्कृति के स्वर। आदिवासी संस्कृति, इतिहास और समकालीन मुद्दों को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दिशा में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। खूंटी रोड के घासी बारी गांव स्थित खुले मैदान में ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए आदिवासी फिल्मकार, निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। इस बैठक में आगामी फिल्म परियोजनाओं को लेकर अहम रणनीतियां तय की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब बनने वाली फिल्मों का मुख्य फोकस आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों, संघर्षों और उनके ऐतिहासिक नायकों की कहानियों पर होगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जनजातीय विषयों को केंद्र में रखकर बायोपिक और सामाजिक फिल्मों का निर्माण भी किया जाएगा। फिल्मकारों ने इस पहल को आदिवासी कलाकारों और रचनात्मक लोगों के लिए एक साझा मंच बताया, जो न केवल उनकी प्रतिभा को सामने लाएगा बल्कि समाज की असल पहचान और भावनाओं को भी दर्शकों तक पहुंचाएगा। यह भी तय हुआ कि आगामी परियोजनाओं में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम मोदी के भाषण के बाद झारखंड में फिर गरमाया डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा। जेएमएम और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। झारखंड की राजनीति में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। बीजेपी कई अवसरों पर यह मुद्दा उठाती रही है। साथ ही झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार पर इसे लेकर तीखे आरोप भी लगाती रही है। अब जब 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी द्वारा देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया गया, तो झारखंड की राजनीति में भी इसे लेकर फिर से उबाल आ गया है। बीजेपी झारखंड के संथाल में डेमोग्राफी चेंज को लेकर आरोप लगाती रही है। वहीं इस बार झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जब बात डेमोग्राफी चेंज की होगी तो वह सिर्फ संथाल की नहीं बल्कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद समेत कई जगहों की होगी। आज इन जगहों पर हमारे आदिवासी मूलवासी कहाँ चले गए हैं? झामुमो प्रवक्ता ने लाल किले की प्राचीर से समीप मोदी के भाषण को एक कमजोर प्रधानमंत्री का जनता के नाम संबोधन किया। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि देश और झारखंड राज्य की जनता 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने प्रधानमंत्री से ऐसी बात नहीं सुनना चाहती जिससे भाजपा को राजनीतिक लाभ हो या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, बल्कि देश की जनता यह सुनना चाहती है कि हमारा विदेशी कर्ज कैसे कम होगा, हमारा देश कैसे मजबूत होगा और सुदृढ़ बनेगा, हमें अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, हमारे लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में अमेरिका से वापस क्यों भेजा गया, आप अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने निःशब्द क्यों हो गए। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। पलामू के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगियाही रेल पटरी के पास 16 अगस्त की सुबह एक युवक का छत बिछत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अमरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह निवासी ग्राम सुआ थाना सदर पलामू के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पाया गया। मृतक अमरेंद्र का अपनी पूर्व प्रेमिका काजल कुमारी से पिछले 5 वर्षों से संबंध था। वर्ष 2022 में काजल की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच संपर्क बना हुआ था। बताया जा रहा कि काजल के परिवार वाले इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। 15 अगस्त की रात अमरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इसी दौरान काजल के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर अपने घर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। चुटिया थाना प्रभारी निलंबित, अमर्यादित आचरण का लगा है आरोप। रांची के चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। उन पर एक आवेदक कृष्ण कुमार गुप्ता के साथ अमर्यादित एवं
असम्मानजनक व्यवहार का आरोप है, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकरण की जांच सिटी डीएसपी द्वारा की गई थी, जिनकी रिपोर्ट 14 अगस्त को एसएसपी को सौंपी गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। एसएसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार लक्ष्मीकांत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र रांची निर्धारित किया गया है। चुटिया थाना प्रभारी को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता के अलावा अन्य कोई भत्ता नहीं मिलेगा। पूरे मामले में आगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इससे पहले उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। चतरा में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, हादसा इतना भीषण कि मौके पर युवक की मौत, बाइक पूरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा जंगल के समीप देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 28 वर्षीय संजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक संजय यादव माधोपुर गांव के रहने वाला था। उसके पिता का नाम सहदेव यादव है। बताया जाता है कि वह पितीज की ओर से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान भुरकुंडा जंगल के पास बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सक संजीव साहे ने जांच के बाद संजय को मृत घोषित कर दिया। पहले बाबा छोड़ गए और अब रामदास दा का यह पल अत्यंत पीड़कदायक, सीएम हेमंत ने दी भावुक श्रद्धांजलि। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 गहरे सदमे लगे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अब राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया है। शनिवार को रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं गुरुजी शिबू सोरेन के संस्कार भोज के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामदास सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा कर रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, पहले बाबा दिसोम गुरुजी ने सशरीर हमारा साथ छोड़ा और अब रामदास दा भी हमारे साथ नहीं है। यह पल मेरे लिए अत्यंत पीड़कदायक है। आज हमारे राज्य के नौनिहाल भी उदास होंगे कि उनके शिक्षा मंत्री रामदास चचा अब उस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि रामदास सोरेन झामुमो के एक मजबूत स्तंभ थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन घाटशिला सहित झारखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। राज्य अलगाव आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें एक सौम्य, सरल और संघर्षशील व्यक्तित्व बताया। बंधु तिर्की ने पेशा कानून के संशोधन के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सौंपे सुझाव। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बंधु तिर्की ने पेशा कानून को लेकर तैयार प्रारूप में आवश्यक संशोधन से संबंधित सुझाव का दस्तावेज सौंपा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए पेशा कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्रभावशाली तरीके से लागू करना जरूरी है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के बेहतर प्रयासों की सराहना की और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि ये सुझाव ग्राम सभा की मजबूती, गांव के विकास और राज्य की परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। झारखंड में 3181 एएनएम पदों पर भर्ती, 11 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के कुल 3181 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 3020 पद नियमित है, जबकि 161 पद बैकलॉग रिक्तियों के अंतर्गत आते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 अगस्त 2025 से 10 सितंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 11 और 12 सितंबर को विशेष लिंक उपलब्ध रहेगा। परीक्षा ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के रूप में आयोजित की जाएगी। यह एक ही चरण में संपन्न होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
आरक्षण के अनुसार उत्तीर्णता प्रतिशत यानी कट ऑफ मार्क्स सामान्य अनारक्षित वर्ग 40%, महिला अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 34%, पिछड़ा वर्ग BC2 36.5%, आदिम जनजाति वर्ग 30% रखा गया है। 6 साल से चुनाव नहीं लड़ने वाले 5 राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की मांग। झारखंड के 5 राजनीतिक दल जो पिछले 6 साल से लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, अब चुनाव आयोग इन्हें पंजीकृत दलों की सूची से हटाने की तैयारी कर रहा है। ये 5 राजनीतिक दल इस प्रकार है: हजारीबाग का आपका हमारा पार्टी, गिरिडीह का बहुजन सदन मोर्चा, पूर्वी सिंहभूम का झारखंड दिसोम पार्टी, रांची का हम किसान पार्टी, झारखंड जन अधिकार पार्टी। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। साथ ही दलों को अपने नाम, पता और पदाधिकारियों में कोई बदलाव होने पर तुरंत आयोग को बताना जरूरी है। इन 5 दलों को 22 अगस्त 2025 तक शपथ पत्र और लिखित जवाब देने को कहा गया है। इसके बाद 29 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के दफ्तर में सुनवाई होगी। इस बारे में सूचना दलों को उनके पतों पर भेज दी जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि तय समय पर जरूरी कार्रवाई करे, वरना सूची से नाम हटा दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।